नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएमएस, क्योंकि हम लोग उन संस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं या फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कोई भी रूल बनाने होते हैं तो ये संस्थाएँ आगे आकर के पहल करती हैं। तो आज का जो है सीएमएस, उसका मतलब है वन्य जीव की प्रवास प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। वन्य जीव के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड CMS। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी भी PSCs की यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, चाहे फिर वो RO या ARO का ही पेपर क्यों ना हो, बिहार PCS का हो या फिर UPSC का हो, आप UPSC हिंदी को हिंदी माध्यम के लिए एक वरदान साबित हुआ है और आप इस पहल में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर NCERT का बैच ज्वाइन करना है या किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके दिए गए नंबरों पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। समझते हैं ये आया क्यों, कहाँ आया और इसे किस नाम से और जाना जाता है। इसमें अगर कोई पार्ट है, अपेंडिक्स है, परसिस्ट है तो क्या है। देखिए, CMS का जो गठन है वो 1979 में किया गया था जर्मनी के बॉन शहर में। ठीक है, इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या है वो है टोटल 133 पार्टीज हैं और रेंज स्टेट। ठीक है, 133 पार्टीज हैं। ये अभी करंट डेटा है आपका मार्च 2022 का। ठीक है, उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज हैज 133 पार्टीज। ओके, जानते हैं 79 में बना तो लागू कब हुआ। ये लागू होता है विद इफेक्ट फ्रॉम, इसको बोलते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब इफेक्टिव फ्रॉम। जब से ये लागू हो रहा है तो 1983 से ये लागू होता है। अब जैसा कि इसका नाम है CMS का, जिसे बॉन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि ये प्राइमरीली बॉन कन्वेंशन के नाम से ही जाना जाएगा। दूसरी ओर जब इसका दूसरा नाम आप बोलेंगे तो CMS के नाम से जाना जाएगा। एम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि इसका नाम पता है कि माइग्रेटरी स्पीसीज को कंजर्व करेगा, इसी के ऊपर ये कन्वेंशन बनाया गया है। फिर भी एक बार समझते हैं कि बॉन कन्वेंशन जो है वो प्रोटेक्शन देता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है माइग्रेटरी स्पीसीज को। माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में आप जानते होंगे, यानी कि प्रवासी प्रजातियों को, और उसके साथ साथ जंगली जानवरों को, मतलब वाइल्ड एनिमल्स को, और उनके हैबिटेट को, यानी कि उनका जो हैबिटेट होता है, पर्यावास होता है, उसे। ये केवल एकमात्र ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटी है। ये एकमात्र वैश्विक रूप से पहचानी गई ट्रीटी है, संधि है, जो कि कंसर्न करती है माइग्रेटरी स्पीसीज यानी कि प्रवासी प्रजातियों के विषय में। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है ये उसके अंडर में आपका आएगा, यानी कि UNEP के अंडर में ये आता है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हुई, जो इसका CMS हुआ, यानी कि जो इसकी बैठक हुई, उसमें CMS 13 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वो होती है गांधीनगर में। आपको पता है गांधीनगर कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में। तो इसके विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है
कि ये जो बॉर्न कन्वेंशन है क्या ये लीगली बाइंडिंग है या लीगली नॉन बाइंडिंग है, क्या ये बाध्यकारी है या गैर बाध्यकारी है। तो इसके विषय में ये चीज़ आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि जितने भी कन्वेंशन होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। जितने भी कन्वेंशन हैं इसके CMS के या बॉर्न कन्वेंशन के अंतर्गत जितने अन्य कन्वेंशंस आते हैं वो बाध्यकारी हैं, और जितने भी आपके MOU आते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती है, जिसे MOU बोलते हैं, आप आए दिन न्यूज़पेपर्स में भी देखते होंगे, वो गैर बाध्यकारी है। तो ये CMS 13 पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, फिर CMS 13 पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ये जो अभी समय है दोस्तों, ये प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन्हें और उनके हैबिटेट को यानी कि उनके पर्यावास को संरक्षण प्रदान करता है और वैश्विक मंच देता है। इसके साथ साथ बॉर्न कन्वेंशन को CMS के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कन्वेंशन या अभिसमय है ये अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कारपोरेट सेक्टर को भी सहायता करता है। उसके बाद ये प्रवासी प्रजातियों, उनके आवासों के साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज को संरक्षित करता है जिनको बोलते हैं फ्लाई वेज। फ्लाई वेज क्या है, यानी कि मान लीजिए कोई माइग्रेटरी स्पीसीज है, ठीक है, जिसका कोई पाथ है, यानी कि जो यूजुअली उसी पाथ से होता हुआ किसी दूसरी जगह पर जाता है, यानी कि मान लीजिए कि अफ्रीका से उड़ा और किसी दूसरे स्थान पर पहुंचा, ठीक है। तो अफ्रीका से उड़ा और ये कहीं जाकर के इंडिया के आसपास सपोज करिए कि पहुंच रहा है, तो इसका जो फ्लाईवेज है वो एक निश्चित है, तो उसे भी ये क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। बॉर्न कन्वेंशन के अंडर उसके फ्लाईवेज को भी संरक्षण प्रदान करता है। तो मैंने बताया प्रवासी पक्षियों द्वारा मौसमी आधार पर भोजन एवं आवास हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मार्ग फ्लाईवे कहलाता है। आगे चलते हैं तो कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप प्रमुख पक्षी फ्लाईवे नेटवर्क का हिस्सा है। इसके अंतर्गत आर्कटिक एवं हिंद महासागर के मध्य का क्षेत्र आता है। जैसे सर्दी के मौसम में मंगोलिया का शिकारी पक्षी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान नागालैंड की दोयांग झील में अपना बसेरा बनाता है। तो नागालैंड की दोयांग झील में दक्षिण अफ्रीका का एक पक्षी है जो कि मंगोलिया का जो प्रवासी पक्षी है, मंगोलिया का जो प्रवासी पक्षी है, यानी कि यहाँ ऊपर का जो मंगोल का प्रवासी पक्षी है वो आता है नागालैंड में अपना बसेरा बनाता है और उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका चला जाता है, ठीक है। तो ये दोयांग झील के पास रहता है, नागालैंड की दोयांग झील में बसेरा बनाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इनका फ्लाईवे निर्धारित है कि वो वहां से उड़ करके पहुंचेंगे आपके नागालैंड में, नागालैंड के बाद फिर धीरे धीरे इधर उधर जाएंगे। अब समझौते के अंतर्गत जो है प्रवासी पक्षियों को व्यापारिक रूप से शिकार ना बनाया जाए, इसके लिए कई समझौते हुए जिसमें अपेंडिक्स 1, परिशिष्ट 1 एंड अपेंडिक्स 2 है। अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 यानी कि जो बॉर्न कन्वेंशन है इसके अंतर्गत दो भाग आते हैं, एक आता है परिशिष्ट 2, एक आता है परिशिष्ट 1। परिशिष्ट 1 में कहता है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, सबसे पहले तो ये समझना है ये विलुप्त प्राय जीवों के लिए है। अपेंडिक्स 1 जो है विलुप्त प्राय जीवों के लिए है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए है, ठीक। कहता है कि इट comprises the list of those migratory species that are assessed as being in danger of extinction throughout their range or in some significant portion of their range।
यानी कि इनकी जो भी रेंज है, जहाँ तक भी जाना है, या तो उसके कुछ पार्ट में यानी कि कुछ दूरी जाने में इनको समस्या होती है, इंडेंजर्ड फील करते हैं, या फिर पूरी ही दूरी में ये जो है इंडेंजर्ड या डेंजर फील करते हैं। उसके बाद कह रहा है इट ऑल्सो डिफाइंस इंडेंजर्ड स्पीसीज एज दोज विद द हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन नियर फ्यूचर। और इसमें वो भी आते हैं जो कि एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, जब मैं पढ़ाया था तो बताया था कि वनों में विलुप्त होने का या खत्म होने का खतरा जिनके पास ज़्यादा है। ठीक है, और ये सारी कुछ डिफाइन किया गया IUCN के द्वारा। तो विलुप्त प्राय में मैंने जो बताया फिर से बता देता हूं, ऐसी प्रवासी प्रजाति जिन पर विलुप्त होने का खतरा है उन्हें परिशिष्ट अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है, परिशिष्ट 1 में रखा जाता है। और दूसरा कह रहा है ऐसी प्रवासी प्रजाति जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। तो अपेंडिक्स 2 इंग्लिश में बता देता हूं कि इट कंप्राइजेस दोज माइग्रेटरी स्पीसीज दैट नीड कंजर्वेशन थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड विल सिग्निफिकेंटली बेनिफिट फ्रॉम सच कंजर्वेशनल एफर्ट्स। ठीक है, तो ये इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जो है चाहती हैं और उस सहयोग से एग्रीमेंट से जो है लाभान्वित होती हैं। ऐसी प्रजातियां अपेंडिक्स 2 में रखी जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ CMS 13 या CMS COP 13, जो कि 51वीं मीटिंग थी बॉन कन्वेंशन की। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये जो 51वीं मीटिंग हुई, तो CMS 13 जो कि 51वीं मीटिंग थी, ये ऑर्गेनाइज हुई थी आपकी फरवरी 2020 में गांधीनगर गुजरात में। कब हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 17 से 22 फरवरी के बीच में हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या था। इसकी जो थीम थी वो था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट and we welcome them home। हिंदी में अगर बात करें तो हो जाएगा प्रवासी प्रजातियां जो कि प्लैनेट को जोड़ती हैं, एंड वी वेलकम देम होम, यानी कि हम उनका अपने वहाँ स्वागत करते हैं। मैस्कट जो था, मैस्कट मतलब जो एक चित्र बनाया जाता है, मैस्कट बोलते हैं। ठीक है, वो था गिबी, नाम याद रखिएगा, गिबी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो गिबी का आप नाम याद रखिएगा। उसके बाद था द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, और इसको जो है हाईएस्ट प्रोटेक्शन स्टेटस शेड्यूल 1 में, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1 में रखा गया है। जो 10 माइग्रेटरी स्पीसीज यानी कि प्रवासी प्रजातियों को ये जो मीटिंग हुई उसके बॉन कन्वेंशन में ऐड किया गया। इन 10 माइग्रेटरी स्पीसीज में जो कि ऐड किए गए, उसमें 7 जो है अपेंडिक्स 1 में ऐड किए गए। 7 अपेंडिक्स 1 में ऐड किए गए। उनके नाम मैं आपको बताता हूं। तो एशियन एलिफेंट, जगुआर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन,
इसके बाद है नेक्स्ट आपका लिटिल बस्टर्ड। नेक्स्ट आता है एंटीपोडियन, अल्बाट्रॉस, अल्बाट्रॉस, फिर वाइट टिप शार्क, वाइट टिप शार्क। तो ये 7 जो है ये आपके अपेंडिक्स 1 में शामिल हुई है, जो कि इंडेंजर्ड है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के मैंने लगभग आपको बॉर्न कन्वेंशन के विषय में बता दिया है कि 131 पार्टीज जो है इसमें पार्ट करती हैं। एक बार रिवीजन कर देते हैं। सीएमएस जो है उसका नाम है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, वन्य जीव के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। मैंने बताया कि 1979 में जर्मनी के बॉन शहर में इसका जो है गठन किया गया, लेकिन ये अपना काम शुरू करती है उसके 4 साल बाद, यानी कि 1983 से। बताया जाता है कि इसके जो भी कन्वेंशंस होंगे, यानी कि बॉन कन्वेंशन के अंडर में जो भी कन्वेंशंस आते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, लेकिन अगर MOU साइन होता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है, तो वो गैर बाध्यकारी होता है और उस तरह से उस चीज़ों को लागू किया जाता है। फिर जो लेटेस्ट अपडेट है कि 133 पार्टीज़ जो इसमें आती हैं, मार्च 2022 का ये डेटा है, उसमें पार्टीज़ आती हैं और रेंज स्टेट अलग अलग नाम से आता है, यानी कि देशों को पार्टीज़ बोला जाता है और रेंज स्टेट्स उसी में आते हैं। एम क्या है? एकमात्र वैश्विक संधि है जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज और उनके फ्लाईवेज को लेकर के, उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स और उनके पर्यावास यानी कि हैबिटेट को लेकर के चिंतित रहती है, उनका कंजर्वेशन करती है, संरक्षण करती है। फिर उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि CMS 13 जो हुआ वो गांधीनगर गुजरात में हुआ। आपका 51वीं मीटिंग थी वो बॉन कन्वेंशन की। 40 साल अभी पूरे हुए हैं बॉन कन्वेंशन के। फरवरी 2020 में होने वाली ये मीटिंग जो कि गांधीनगर में होती है, उसमें आपका गिबी जो भारत का इंडियन बस्टर्ड है, यानी कि बस्टर्ड पक्षी है एक, उसे इसका मस्कट बनाया जाता है और इसकी थीम दी जाती है माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। आगे बात करते हैं तो 10 प्रजातियों की चर्चा होती है इसमें, जिसमें से 7 प्रजातियां अपेंडिक्स 1 में भारत की रखी जाती हैं जो कि इंडेंजर्ड टाइप की हैं, यानी कि वो उनके ऊपर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, उन्हें संरक्षण की जरूरत है, जिसमें एशियन एलिफेंट, जगुआर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडियन, अल्बाट्रोस और वाइट विप शार्क। बेसिकली ये ओशियनिक वाइट विप शार्क होती है। फिर मैंने आपको बता दिया था कि अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में बॉर्न कन्वेंशन को 2 पार्ट किया गया है। तो अपेंडिक्स 1 में क्रिटिकली इंडेंजर्ड बेसिकली प्रजातियां रखी जाती हैं। ठीक है, ऐसी प्रजातियां जो कि विलुप्त होने का खतरा है जिन पर जंगल में, ठीक है, एक्सटिंक्टिंग वाइल्ड लाइफ का भी खतरा जिनके ऊपर मंडरा रहा है। और दूसरी में ऐसी प्रजातियां रखी जाती हैं जिन्हें ग्लोबली सपोर्ट चाहिए होता है। तो ऐसी प्रजातियां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उन्हें सहयोग दिया जाता है। तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक, तो अब बात करते हैं WWF की। सबसे पहला तो इसका जो लोगो है उससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो लोगो क्या है? पांडा है। ठीक है, ठीक है, एक पांडा जो है उसका लोगो है। हेडक्वार्टर जो है, नहीं, स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1961 में। कहाँ पर हुआ था? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। सदस्य कितने हैं? तो करंट में जो है, करेंटली 100 से ज़्यादा कंट्रीज ही हैं, 100 आप मान के चलिए। और उसके बाद नेक्स्ट आता है ये सबसे बड़ा, ये लार्जेस्ट आपका इनिशिएटिव था जिसमें 5 मिलियन से ज़्यादा लोग, ठीक है, इसके सपोर्ट में है। 5 मिलियन से ज़्यादा लोग।
इसका एक ध्येय वाक्य है, यानी कि मोटो है। मोटो क्या है? फॉर ए लिविंग प्लैनेट, फॉर ए लिविंग प्लैनेट। अब समझ लेते हैं है क्या क्या ये इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यानी कि गैर सरकारी संगठन है, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में हुई थी और इस समय सबसे बड़ा और स्वतंत्र संगठन है। ये मुख्य रूप से जो भी अपने संरक्षण करता है, शोध या फिर से जैसे रीस्टेब्लिशमेंट यानी कि पुनर्स्थापना वाला कार्य करता है, वो टोटल 6 क्षेत्रों में संचालित करता है। पहला फॉरेस्ट यानी कि वनीय क्षेत्र, फ्रेश वाटर क्षेत्र, फूड, मरीन वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो इन 6 क्षेत्रों में एक तो हो गया वनीय क्षेत्र, फ्रेश वाटर मतलब ताजा जलीय क्षेत्र, भोजन, सागरीय क्षेत्र, वन्य जीव, जलवायु। ठीक, तो WWF जो है वो आपका पर्यावरणीय कोष है, पर्यावरणीय कोष है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलता है ना, तो यानी कि फंड मतलब पर्यावरण के लिए फंड जुटाता है, पर्यावरणीय कोष है। इसका वित्त पोषण जो किया जाता है, यानी कि जो पैसा प्रोवाइड करता है, वो मैंने बताया कि निजी दान के द्वारा, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंटल है, ठीक है। तो सरकारें देंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या है, आपका वित्त पोषित भी है, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी वित्त पोषित है। अब कौन कौन ज़्यादा धन देता है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड द्वारा दिए गए अनुदान से इसका काम चलता है। और भारत में जो है इसका कार्यालय है, अधिकांश देशों में कार्यालय है, तो भारत में जो कार्यालय है उसका नाम है WWF इंडिया, यानी कि जिस कंट्री में कार्यालय होता है उसका नाम लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो है ट्रैफिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए, ठीक है। ट्रैफिक क्या है, तो ट्रैफिक का फुल फॉर्म होता है, तो ये होता है ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। तो ट्रैफिक का ये फुल फॉर्म होता है। ट्रैफिक के नीचे जब भी आप कभी देखेंगे तो लिखा आएगा द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग, MONI है, ठीक है, मॉनिटरिंग नेटवर्क। ठीक, तो ये काम क्या करता है, तो यही ये काम करता है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स होते हैं या वाइल्ड लाइफ जो होता है उनके ट्रेड को मॉनिटर करता है। ये ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एक सेकेंड, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब कहा जाता है कि जो साइट्स है जब वो प्रभावी हुआ तो उसके बाद WWF और IUCN की रणनीतिक साझेदारी के द्वारा ट्रैफिक को एक गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया। सबसे पहले क्या हुआ कि साइट्स प्रभावी हुआ, इसके बाद WWF और IUCN की एक अलायंस बनी जिसके द्वारा ट्रैफिक को जो है एक संगठन के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि वन्य जीव और पौधों का व्यापार प्रकृति की सुरक्षा हेतु खतरा उत्पन्न ना करे। यह संगठन धारणीय वन्य जीव व्यापार यानी कि सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को प्रोत्साहित करता है और वन्य जीव अपराध एवं अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करता है।
क्या करता है, फिर से सुन लीजिए। पहला तो धारणीय वन्यजीव व्यापार, धारणीय वन्यजीव व्यापार करता है, ठीक है, इसको प्रोत्साहन देगा। दूसरा क्या करेगा, वन्यजीव अपराध और अवैध व्यापार, इसको जो है प्रतिरोध करता है इसका। अगर बात की जाए स्थापना वर्ष की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1976 में कैम्ब्रिज यूके में 121 देशों के साथ इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1976 में कैम्ब्रिज में 121 कंट्रीज हैं, इसमें इनकी स्थापना हुई थी। प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, ट्रैफिक के अंदर में, तो प्रोजेक्ट से पहला है कि रिड्यूसिंग, मैं यहाँ पर बोल्ड पॉइंट करके लिख रहा हूँ, रिड्यूसिंग ट्रेड थ्रेट्स टू अफ्रीकाज वाइल्ड स्पीसीज एंड इकोसिस्टम थ्रू स्ट्रेंथनिंग नॉलेज एंड एक्शन इन अफ्रीका एंड बियॉन्ड। यानी कि एक प्रोजेक्ट था, इसका नाम था रेटा, वो काम हो रहा है। यानी कि रिड्यूसिंग ट्रेड थ्रेट्स टू अफ्रीकाज वाइल्ड स्पीसीज एंड इकोसिस्टम थ्रू स्ट्रेंथनिंग नॉलेज एंड एक्शन इन अफ्रीका एंड बियॉन्ड। यानी कि यहां पर लिख दे रहा हूं, रिड्यूसिंग कम करेगा ट्रेड थ्रेट्स को, उनकी डर को, टू अफ्रीकाज वाइल्ड स्पीसीज। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग रिस्पॉन्स असेसमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग, जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रैप्स, ठीक। दिस प्रोजेक्ट्स एम टू प्रोटेक्टिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रैकलिंग वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। तो एशिया और अफ्रीका के बीच में जो भी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसको लेकर के ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को भी देखेगा, ट्रैक करेगा। फिर तीसरा कहता है ग्लोबल शार्क एंड रे इनिशिएटिव। ग्लोबल शार्क एंड रे इनिशिएटिव यानी कि जॉइंट एक्सरसाइज है, ट्रैफिक और अलग पार्टनर्स हैं इनके बीच में, जो सिक्योर करेंगे फ्यूचर ऑफ ओशियंस को। यानी कि अगर इसको मैं लाइन बाय लाइन देखता हूं तो बताता हूं आपको कि जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन ट्रैफिक एंड वेरियस पार्टनर्स टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ ओशियंस। तो ये ग्लोबल शार्क, जैसा कि समझ में आ रहा है, शार्क को लेकर के, एंड रे इनिशिएटिव है ये एक प्रकार का। फिर है फेयर वाइल्ड फाउंडेशन, फेयर वाइल्ड फाउंडेशन, इसमें कह रहा है कि गाइड्स बिजनेसेस इन प्रमोटिंग द एथिकल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड कलेक्टेड प्लांट इंग्रेडिएंट्स इन ट्रेड। यानी कि जंगल से कलेक्ट किए गए ऐसे पौधे, प्लांट्स के इंग्रेडिएंट्स जो कि आपका सस्टेनेबल यानी कि उनका संपोषणीय रूप से जो है यूज़ किया जाए, उसको आपका फेयर वाइल्ड फाउंडेशन के रूप में देखा जाता है। तो ये आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, चारों टॉपिक। अगर बात किया जाए मिशन का, ट्रैफिक का मिशन क्या है, तो ये इंश्योर करता है द ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवरों का ट्रेड होता है, एंड प्लांट्स इज नॉट अ थ्रेट। ये याद रखिएगा, ये कोई थ्रेट पैदा नहीं करता है, कोई भय नहीं पैदा करता है कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए, यानी कि प्रकृति के संरक्षण के लिए। यानी कि ट्रैफिक क्या कर रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स का जो ट्रेड कर रहा है या प्लांट्स का जो ट्रेड कर रहा है उसके विषय में ये बता रहा है कि ये आपका जो इनका ट्रेड है वो किसी तरह का प्रकृति के संरक्षण के लिए जो है थ्रेट नहीं है, खतरा नहीं है। अब कंजर्वेशन स्ट्रेटजी क्या है, किस किस तरह से ये कंजर्व करते हैं, तो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है, कह रहा है कि टू कलेक्ट करता है रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय इन्वेस्टिगेटिंग एनालाइजिंग द वाइल्ड लाइफ ट्रेड पैटर्न्स, देयर इम्पैक्ट्स एंड ड्राइवर्स। मतलब उनका ट्रेड पैटर्न देखता है कि किस तरह से हो रहा है, जंगल किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इस सब के लिए एक व्यापक जो है इन्वेस्टिगेशन करता है
और उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। फिर कह रहा है कि टू इनकरेज, बढ़ावा देता है गवर्नमेंट्स को कि आप अडॉप्ट करिए, इंप्लीमेंट करिए, इन्फोर्स करिए कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज़ को, ऐसे सकारात्मक पॉलिसीज़ को आप पहले तो अपनाइए, इंप्लीमेंट करिए, लागू करिए और इन्फोर्स करिए, यानी कि बनाइए कुछ ऐसी कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज बोथ एट द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे तो बनाइए ही बनाइए, आप इंटरनेशनल लेवल पर भी उस चीज़ को लेकर के जाइए। फिर कहता है कि टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट गाइडेंस टू प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को भी बताता है कि कैसे आप सस्टेनेबल अप्रोच के साथ वाइल्ड लाइफ को जो है सोर्स कर सकते हैं, उसको जो है आपका एडेप्टिव इफेक्ट अनुकूलित कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अप्रोप्रिएट गाइडेंस देता है उनको। फिर उसके बाद अवेयरनेस बढ़ाता है, इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर को कि जिससे वो एक सस्टेनेबल चॉइस रखने लगें। एम टू डिसूएड परस्यूइंग ऑफ इलिसिट वाइल्ड लाइफ गुड। तो कह रहा है कि जो परचेजिंग ऑफ इलिसिट वाइल्ड लाइफ गुड्स, मतलब जंगल में ऐसी चीज जो चीज़ें हैं जो कि एक तरह से आप कहिए कि अवैध हैं, उनको खरीदने के ऊपर जो है रोकेगा। और जो ऐसे विकल्प हैं जो कि आपके टिकाऊ हैं या फिर अच्छे हैं, मतलब उनसे कोई परेशानी नहीं होती है वाइल्ड लाइफ को या फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को, उनकी ओर जो है रुख उनका मोड़ेगा। तो ये कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ हैं ट्रैफिक की। उसके बाद ट्रैफिक 2020 का जो लक्ष्य था वो था आपका जैव विविधता पर वन्य जीवों के अवैध और गैर संपोषणीय रूप से पड़ने वाले दबाव को कम कर वन्य जीव संरक्षण और मानव कल्याण के लिए सतत लाभों में वृद्धि करना। तो दोस्तों, ये जो मैं बता रहा था आपको 2020 का जो गोल था इसका, वो यही है ट्रैफिक का लेकर के। एविडेंस, इन्फ्लुएंस, यहाँ पर फोटो में दिख रहा होगा, रिस्क, रिवार्ड्स, एफर्ट्स, एक्सेस, सिस्टम्स और रिवार्ड्स, इस तरह से गोल था आपका। क्या था कि रिड्यूसिंग प्रेशर ऑफ इलीगल एंड अनसस्टेनेबल ट्रेड एंड इनहेंसिंग बेनिफिट्स टू कंजर्वेशन एंड ह्यूमन वेलबींग, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा फ़ोटो छोटा कर दे रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से पूरी चीज़ें जो है दिख नहीं रही हैं। ओके, ये सब कुछ आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ट्रैफिक के विषय में कुछ चीज़ें और जाननी थी क्योंकि ट्रैफिक एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर मीन्स टॉपिक है, और इसके विषय में जो कुछ चीज़ें और बतानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात कि जो ट्रैफिक है, यानी कि उसने कुछ अवेयरनेस जनरेशन किया है, कुछ अवेयरनेस जनरेशन किया है, यानी कि कुछ चीज़ के विषय में अवेयर करेगा। क्या क्या करेगा यहाँ पर लिख देता हूँ। डोंट बाई ट्रबल, ठीक। डोंट बाई ट्रबल मतलब ये ट्रैफिक का इंडिया के लिए एक कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन है, मतलब कि उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए एक कैंपेन चलाया गया है, एक मुहिम चलाई गई है जो कि कहता है, एडवाइस करता है, सुझाव देता है टूरिस्ट लोगों को कि आप बहुत केयरफुल रहिए और कोई भी ऐसी चीज़ ट्रैवल के दौरान सोवेनियर मत खरीदिए, ठीक है। तो एक तो ये बताया। दूसरा कह रहा है कि द कैंपेन हैज़ रनिंग सक्सेसफुली सिंस 2008 एट एयरपोर्ट, और ये जो है डोंट बाई ट्रबल में 2008 से एयरपोर्ट्स में जो है, एयरपोर्ट्स के आसपास में सुचारू रूप से चल रहा है। टाइगर रिजर्व में चल रहा है, नेशनल पार्क में चल रहा है, वाइल्ड लाइफ एफर्ट्स रिसोर्ट्स में चल रहा है, होटल्स में चल रहा है, ट्रैवल एजेंसीज भी फॉलो करती हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोमिनेंट लोकेशन पे भी इसको फॉलो किया जाता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ मत बाई करिए जो कि आपके वाइल्ड लाइफ के लिए या प्रकृति के लिए डायरेक्टली अफेक्ट करता है। दूसरा है आपका जो लेटेस्ट कैंपेन स्टार्ट हुआ था वो था वांटेड अलाइव। वांटेड अलाइव क्या था? ये जो सीरीज थी उसमें कहा गया था कि 4 एशियन कैट्स कौन कौन सी आती हैं? तो टाइगर आता है, लियोपर्ड आता है, लियोपर्ड के बाद स्नो लेपर्ड आता है और क्लाउडेड लेपर्ड आता है।
तेंदुआ, ठीक है। तो यानी कि शेर आ गया जिसे हम लोग बाघ कहते हैं, फिर लेपर्ड आ गया, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड आ गया, हिम तेंदुआ, और क्लाउडेड लेपर्ड आ गया लास्ट। फिर इसी में कहता है कि इनकरेजिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू फाइट वाइल्ड लाइफ क्राइम। अगर वन से संबंधित कोई क्राइम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में फाइट करेगा। ट्रैफिक प्लेड अ की रोल इन ब्रिंगिंग टुगेदर द साउथ एशियन कंट्रीज टू फॉर्म द साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, सिवॉन। ये क्या है, कह रहा है कि ट्रैफिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको किसको साथ लाने में, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ को, और ये साउथ एशियन कंट्रीज साथ में मिलकर के बनाती हैं साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, ठीक। सावेन बनाती हैं। सावेन जो है फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ था, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और पारो एक भूटान में शहर है जहाँ पे रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने जनवरी 2011 में इसको फॉर्म किया था। सावेन जो फॉर्म हुआ था जनवरी 2011 में रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के एक पारो, एक आपका टाउन है भूटान में, वहीं पर ये हुआ था। उसके बाद कुछ प्रायोरिटीज इशू हैं, कुछ एरिया ऑफ इन्वेंशंस है जो कि आइडेंटिफाइड किए जाते हैं एशियन पैसिफिक रीजनल नेटवर्क में, जिसमें से आपको कुछ मैं बता दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जैसे फूड, वाटर, एनर्जी सिक्योरिटी फॉर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज़, ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि सुभेद्य हैं, वल्नरेबल हैं, मतलब आसानी से भेदी जा सकती हैं, उसको कह सकते हैं बहुत नाजुक है, वहाँ पर फूड, वाटर और एनर्जी की सिक्योरिटी, रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं वल्नरेबल कम्युनिटीज़। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो इनको ठीक करना है। फिर रीजनल एंड ग्लोबल एडवोकेसी प्रोसेसेस, CBD पोस्ट 2015 एजेंडा और SDG गोल्स में भी शामिल किया गया था इसको। फिर कहता है सोशल डायमेंशंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमिक्स, ग्रीन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है सोशल डायमेंशन का ध्यान रखना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके ट्रैफिक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक हम टॉपिक पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, वो है आपका ग्रीन पीस। ग्रीन पीस क्या है, 1971 में स्थापना किया गया था एम्स्टर्डम में, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक गैर सरकारी संस्था है और इसके 39 देशों में कार्यालय हैं, 39 प्लस देशों में कार्यालय हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, HQ हेडक्वार्टर, तो आपका हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम में। वैश्विक जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के हुए, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हुए, निर्वनीकरण के हुए, वाणिज्यिक वेलिंग हुई, कॉमर्शियल वेलिंग, हुई, शोध हुआ किसी तरह का, रिसर्चेज हुए, अनुवांशिक अभियांत्रिकी हुई, अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई, इस सब पर ये अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसके बाद कह रहा है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही करता है, इकोटेज का प्रयोग करता है। एक टर्म है इकोटेज। अब इकोटेज क्या है पहले ये समझ लेते हैं। इकोटेज का ये यूज़ करता है ग्रीन पीस। इकोटेज ये है कि चरम पर्यावरणवादी समूहों द्वारा की जाने वाली प्रत्यक्ष कार्यवाही को इकोटेज कहते हैं। इसमें पर्यावरणीय क्षति के संभावित प्रभाव से लोगों व नीति निर्माताओं पर दबाव बनाया जाता है। जैसे इकोटेज क्या है कि चरम पर्यावरणवादी समूह, मैं लिख देता हूँ, चरम पर्यावरणवादी समूह यानी कि हाईएस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रुप
के द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। किनके ऊपर, पर्यावरण अगर क्षति हो रही है तो उस सरकार के ऊपर लिया जाएगा, नीति निर्माताओं के ऊपर लिया जाएगा और लोगों के ऊपर लिया जाएगा, जो भी संभावित होंगे, जो भी संभावित यानी कि जिनके नाते संभावना की जा रही होगी पर्यावरण क्षति हो रही है। इसी को प्रोसेस को इकोटेज कहते हैं। तो अक्सर छोटे एग्जाम्स में तो ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर ही पूछता है कि कहाँ पर है, तो आपका एम्स्टर्डम में है, ये तो आपको मैंने बता दिया है। कुछ चीज़ें और इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रीन पीस संस्था जो है वह अभी वर्तमान में यूरोप, एशिया, अमेरिका और अफ्रीका के लगभग 55 देश समूह के प्रतिनिधित्व करती है। और ये संस्था पर्यावरण के प्रति जो लोग व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव ला करके उसके संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, उनको सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये कोई भी कॉरपोरेट घरानों से कोई राशि स्वीकार नहीं करता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि क्या पर्यावरण ग्रीन पीस, अब दीजिए ध्यान दीजिएगा, क्या ग्रीन पीस कॉरपोरेट घरानों से दिए गए अनुदान प्राप्त कर अपनी कार्यवाही करती है। ठीक, तो ये गलत है, क्योंकि ये केवल व्यक्तिगत सहयोग, केवल व्यक्तिगत सहयोग और संस्थागत अनुदान ही स्वीकार करती है, कारपोरेट घराने के कोई अनुदान स्वीकार नहीं करती है। इसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे रॉटरडैम कन्वेंशन। नेक्स्ट, आज ये टॉपिक मैं कुछ सोच रहा हूँ ख़त्म कर दूँ। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे टॉपिक्स जो छूट गए हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला है रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है? तो रॉटरडैम कन्वेंशन की स्थापना हुई थी 1998 में। रॉटरडैम नीदरलैंड में मुख्यालय है। इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, हेडक्वार्टर आपका नीदरलैंड में है। सदस्य देश 157। कानूनी रूप से बाध्यकारी है, एक सेकंड, इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रॉटरडैम क्या है? एक बहुआयामी संधि है जो हानिकारक रसायनों, तो किससे संबंधित है? रसायन। ठीक है, मैं रसायन लिख देता हूँ, एक सेकंड, रसायन नहीं है, रसायन यानी कि केमिकल से संबंधित है। इतने में आपका क्वेश्चन, छोटे एग्जाम के क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन बड़े एग्जाम में समझते हैं कि रसायन के आयात के संबंध में साझा उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना है। रसायन के आयात, इंपोर्ट जब करोगे तो साझा उत्तरदायित्व, जो दे रहा है और जो ले रहा है उन दोनों का उत्तरदायित्व होता है, उसको जो है आपका करेगा। उसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण के हानिकारक प्रभाव से बचाएगा, यानी कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से बचाएगा केमिकल्स के, और आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर साझा उत्तरदायित्व तो तय करेगा। किससे? किससे? सहकारी प्रयासों के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है? तो 2001 में इसकी स्थापना होती है। स्टॉकहोम कन्वेंशन मतलब, स्थापना का मतलब कि 2001 में ये आता है, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हेडक्वार्टर बनाया जाता है। 152 प्लस देश इसमें शामिल होते हैं। ये एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य है अनवरत, यानी कि परसिस्टेंट, मतलब जो यहाँ रह जाते हैं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, अनवरत कार्बनिक प्रदूषण के विषय में है ये।
इसके प्रयोग को समाप्त करना है, प्रयोग नहीं करना है, और व्यापार प्रतिबंधित करना है, व्यापार प्रतिबंधित करना है। भारत जो है इसको 2006 से रिकॉग्नाइज करता है। भारत 2006 से इसमें शामिल है, रिकॉग्नाइज करता है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं, इसको नीचे देख लेते हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? अनवरत जैविक प्रदूषण क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका रासायनिक एवं जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटन नहीं होता है, यानी कि नॉट डीकम्पोज्ड। बायोलॉजिकली, ठीक है ना, नॉट डिकम्पोज्ड बायोलॉजिकली। तो ये पर्यावरण में हमेशा रहते हैं। अनवरत मतलब हमेशा रह जाते हैं। जैसे कोई भी कीटनाशक हुआ आपका, कोई भी कीटनाशक हुआ, औद्योगिक रसायन, इत्यादि, ठीक है। अब जो क्वेश्चन सेशन आता है उसमें मैं क्वेश्चन आपको सबके ऊपर करा दूंगा। मैंने आपसे वादा भी किया कि मैं यूपीएससी के मोस्टली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में करके करा दूंगा। उसके साथ साथ जो अदर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर टाइम बचता है तो मैं वो भी कराने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। इस नए टॉपिक में क्या क्या देखेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो नया टॉपिक हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण क्या है? सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आप देख रहे हो कि इतनी सारी रोड बन रही है, ठीक है। वहाँ से समझाना स्टार्ट करते हैं। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, प्रगति हो, अच्छी तरीके से हो, कोई इशू नहीं है। इतनी सारी रोड बन रही है। रोड बनने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपने क्या देखा? एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे एडवांटेज है, ठीक है ना। इकोनॉमिकली सब लोग कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहे हैं केवल रोड बनने से, क्योंकि ट्रैवलिंग ईजी हो रही है, आना जाना आसान हो जा रहा है। तो अब अपने व्यापार जो भी जिस तरीके का भी कर रहे हैं वहाँ आना जाना आसान है, समय कम लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? जब भी रोड बनती है तो अंधाधुंध कटाई हो रही है। किसकी कटाई हो रही है? तो ट्रीज़ की, पेड़ों की कटाई हो रही है। अब जब पेड़ों की कटाई हो रही है तो सबसे पहले ग्रीन मफलर का जो कंसेप्ट मैंने बताया था कि जो शोर शराबे वाली चीज़ें हैं जिनको पेड़ जो है अवशोषित कर लेता है, वो ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ग्रीन मफलर वाला एक तो फेनोमेना हो गया। दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये हुआ कि पेड़ों से जो भी ऑक्सीजन आपको मिलती है वो थोड़ी सी कम हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन उन एरियाज में कंपैरेटिवली कम हो रहा है। भाई 2-4 पेड़ कटने से जितना भी कम हो रहा हो। इसके बाद क्या है कि पेड़ कट रहे हैं आपके, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पेड़ कट रहे हैं। पेड़ क्या करता है कि ज़मीन को, मिट्टी को पकड़े रखता है। तो मिट्टी को नहीं पकड़ेगा तो क्षरण होगा उसका, मिट्टी का, ठीक है, यानी कि इरोड हो रही है मिट्टी, कट के बहेगी। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो भी सूक्ष्म जीव जंतु जो पेड़ों पर आते जाते हैं, जो चिड़िया घोंसला बनाती हैं या फिर जो रहते हैं आकर के, वो नहीं होगा। उसके साथ साथ पथिक को छाया नहीं कहीं पर, मतलब कोई राहगीर है तो उसे छाया जैसी कोई स्थिति नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें क्लाइमेटिक चेंज में आपका साथ दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अगर किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए पेड़ कटे, बहुत ज़रूरी काम के लिए, जैसे रोड बनना इज़ ए बहुत ज़रूरी काम, ठीक है। तो मेरे विचार से, मेरा खुद का विचार है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है और उसे 5 साल में अपना लेखा जोखा देना होता है, तो मेरे विचार के अनुसार उसे 5 साल पहले से ही प्लानिंग करनी स्टार्ट करनी चाहिए और शुरू के 2.5 साल में नए पेड़ लगाकर तैयार कर देने चाहिए, जहाँ पर भी आपको इस तरह की कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। और उसके बाद बाकी 2.5 साल में आपका रोड कंस्ट्रक्शन हो जाए, जिससे नए पेड़ के पुराने पेड़ों के कटने पर नए पेड़ कम से कम हो जाएंगे या रहेंगे। तो ये मेरा पर्सनल विचार था। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे विश्नोई आंदोलन, एक सेकेंड, विश्नोई आंदोलन,
खेजरली आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ, ठीक है। इसके बाद इसमें एक आंदोलन और है जो हम लोग पढ़ेंगे, बलिया पाल आंदोलन, ठीक है। और चिपको आंदोलन का जो फादर आंदोलन है जिसको हम लोग बोलते हैं अपिको आंदोलन, तो इतना आंदोलन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट होंगे वो और हम लोग ऐड कर लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग कुछ लोगों के विषय में पढ़ेंगे, जैसे महात्मा गांधी के विषय में पढ़ेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इंदिरा गांधी जी के विषय में पढ़ेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, इसके बाद जो नर्मदा बचाओ में आपकी अग्रणी भूमिका निभा रही थी मेधा पाटेकर, ठीक है। इसके साथ सोनम वांगचुक, फुनसुक वांगडू का नाम सुना होगा आपने, सोनम वांगचुक, सलीम अली, राजेंद्र सिंह, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। इसके बाद आपका आता है रविंद्र कुमार सिन्हा, एम.एस. स्वामीनाथन, गाडगिल, माधव गाडगिल, ठीक है, मोलाई पेंग, इन लोग के विषय में पढ़ेंगे। और फिर पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार इंटरनेशनली और नेशनली, इनके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस टॉपिक को या इस लेक्चर सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। कल का लेक्चर सीरीज़ बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो क्लासेस मिस मत करिएगा। ये सब कुछ कोशिश करते हैं कि 2 लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया जाए। और याद रखिए, मैंने आपसे कहा है तो मैं कराऊंगा ज़रूर। पूरे यूपीएससी के क्वेश्चंस अगर सेपरेटली मिल जाता है मुझे, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन भी जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो वो भी मैं कराने की कोशिश करूँगा, बट यूपीएससी के क्वेश्चन मैं ज़रूर कराऊँगा। तो ट्यून किए रहिए और देखते रहिए यूपीएससी हिंदी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।